हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे यहाँ इस लेक्चर के अंदर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लूइश कलर का थिक सिरपी लिक्विड होता है, वाटर से ज्यादा डेंस्ड है। और अगर स्ट्रक्चर आप इसका देखें तो ओपन बुक शेप स्ट्रक्चर है, जिसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये एक ओपन बुक दिखाई हुई है, एक फ्लैप सीधा रखा हुआ है, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से ये एच हॉरिजॉन्टल होता है, ये एच प्लेन में होता है इस बोर्ड के ऊपर, और ये दो ऑक्सीजन। ये कुछ डायमेंशंस डिस्टेंस दिखाए हैं, जैसे एंगल 94.8 डिग्री होता है एच ओ और ओ के बीच में। ये बॉन्ड लेंथ 147.5 पिकोमीटर और ये 95 पिकोमीटर ओ और एच का बॉन्ड लेंथ। क्या जरूरी है ये बॉन्ड लेंथ याद रखनी? तो कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट इतना याद रखें कि हाँ, एक ओपन बुक शेप स्ट्रक्चर रहता है H2O2। इस H2O2 की कुछ प्रॉपर्टीज अगर मैं बताऊं तो बहुत हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइपोल मोमेंट 2.1 डिबाई है। वाटर का 1.84 डिबाई हमने देखा था, तो इसका 2.1 डिबाई है। तो ये भी बहुत ज्यादा पोलर और आयनिक कंपाउंड को डिसोल्व करने में एफिशिएंट लिक्विड रहता है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट इसका देखें तो वो अप्रोक्सीमेट 423 केल्विन के आसपास है। लेकिन हम इसका बॉइलिंग पॉइंट ट्रेडिशनल तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे ट्रेडिशनल तरीका क्या है, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर कोई भी एक लिक्विड रख दिया, जैसे वाटर रख दिया। तो अब वाटर रखा है तो यहाँ पे एक थर्मामीटर डिप कर दूंगा और इसको गर्म करना शुरू कर दूंगा। तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि जैसे ही रीडिंग यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आएगी इवन एटमॉस्फेयर पे, तो उस टाइम पे ये लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है। यही इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब इस 100 डिग्री सेल्सियस पे इस वाटर के वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि हाँ, अब ये बॉईल करने लग गया है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां पे ले लेता हूं और इसको ऐसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर देता जाता हूं, तो बिफोर द अराइवल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये डिकम्पोज हो जाता है। ये H2O2 टूट जाता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में। मतलब इस कंटेनर को आप गर्म कर रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा, ये बॉईल करना शुरू करेगा। उससे पहले ये डिकम्पोज होकर वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अप्रोक्सीमेट 380 केल्विन के आसपास ये काम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने में ट्रेडिशनल तरीके से बहुत दिक्कत आती है। तो फिर कैसे किया जाए? तो उसके कई तरीके अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे ग्राफिकली हम कर सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से। तो ये जो वर्ड मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक्स्ट्रापोलेशन, वैसे तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट स्टिल अगर आप समझना चाहें इस एक्स्ट्रापोलेशन का तरीका और मतलब, तो आप समझें यहाँ पे कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं एक्स और वाई। अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता जा रहा हूँ, जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां तक प्लॉट करता हूँ। जहां तक मैं प्रैक्टिकली वाई और एक्स के रिलेशंस स्टडी कर सकता हूँ वैसे वैसे प्लॉट करता हूँ, और उसके बाद रुक के इस ग्राफ को ऐसे ही एक्स्ट्रा पोलेट करके यहाँ पे कट कर देता हूँ, जिससे मुझे वाई के जीरो वैल्यू पे एक्स का वैल्यू पता चल जाता है। तो सिमिलरली ग्राफिकली भी हम इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स का एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इसको गर्म करते हुए इसके वेपर प्रेशर को एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है। मेन इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट ये डिकम्पोज हो जाता है। या एक और तरीका होता है, हम जो सरफेस के ऊपर का प्रेशर है, लाइक यहाँ पे जो प्रेशर है, उस प्रेशर को ये वेपर प्रेशर है, और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर दें। जैसे सपोज कीजिए 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, हम इसके सरफेस पे लगने वाले इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही रिड्यूस कर दें, तो फिर ये लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करने लग जाएगा। लाइक सपोज कीजिए मैंने इसका प्रेशर कर दिया 460, तो अब और इसका प्रेशर था सपोज कीजिए 300। तो पहले तो आपको 300 से 760 पे लेके आना था, तो 300 पे 760 पे लेके आना था, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता। बट जब आपने यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डेफिनेटली H2O2 का जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा
फॉर बिकमिंग दिस 300 इक्वल टू 460 वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इस पर्टिकुलर प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट पता कर लेंगे और फिर रिलेशंस हैं सिंपल से P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो उससे हम किसी दूसरे टेम्परेचर पे उसका प्रेशर या किसी दूसरे प्रेशर पे उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है किसी भी तरह का, बस सिर्फ ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं, हालांकि हम आज फर्स्ट टाइम ये फेस कर रहे हैं कि वो बॉयल ही नहीं होता, बिफोर बॉइलिंग ही वो गायब हो जाता है। बट ऐसे काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जहां पे हम जब उसको गर्म करने लगते हैं तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस H2O2 को प्रिपेयर किया जा सकता है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी स्ट्रेंथ रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एज एन हम लोग इसको यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए ब्लीचिंग एजेंट, एज एन एसिड, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एज एन एंटीसेप्टिक बहुत अच्छा यूज किया जाता है, जहां भी कहीं चोट लगती है तो हम लोग H2O2 से जर्म्स को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशंस के बारे में बताऊंगा, इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। देखिए ये सोडियम परऑक्साइड है, Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। शक्ल देखें आप इसकी, ऐसे होता है परऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, -1 चार्ज, और इसके साथ ही ये सोडियम आयंस लगे रहते हैं, ये होता है Na2O2। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड होता है। अब इसके अंदर हम बहुत ही चिल्ड आइस कोल्ड H2SO4 डालते हैं। तो जब आइस कोल्ड H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 के जो H पॉजिटिव हैं, ऑक्सीजन उन H पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा, रिजल्टिंग वो बना देगा H2O2 प्लस Na2SO4। ये Na2SO4 एक्वस फॉर्म में यहीं पड़ा रहता है, डिजोल्व फॉर्म में यहीं पड़ा रहता है। हालांकि H2O2 की जो रिएक्शंस हैं उनको किसी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं देता, कोई रुकावट नहीं देता, एज इट इज पड़ा रहेगा। बट H2O2 आपका फॉर्म हो चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत लो टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन H2O2 फॉर्म करेगी। एक हमारे पास और ऑप्शन है, बेरियम परऑक्साइड ले लेते हैं। बेरियम परऑक्साइड में H2SO4 वही आइस कोल्ड इनपुट करेंगे। तो ये बेरियम परऑक्साइड भी कुछ ऐसा ही रहता है। देखें आप यहाँ पे, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ये बेरियम पे 2 पॉजिटिव है। ये आयनिक बॉन्ड होता है बेरियम और ऑक्सीजन के बीच में। जब H2SO4 डालेंगे तो ये O नेगेटिव भी H प्लस पे अटैक करेगा और ये ON नेगेटिव भी H प्लस पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग आपको देगा वो H2O2 प्लस बेरियम सल्फेट। ये बेरियम परऑक्साइड एनहाइड्रस भी आता है, बट आपको हमेशा हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड ही लेना होता है, जस्ट बिकॉज अगर आप एनहाइड्रस परऑक्साइड यहाँ पे लेंगे तो उस टाइम पे बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन हिंडर्ड हो जाती है, रुक जाती है। एक और बात देखें, यहाँ पे मैंने X लिख रखा है, हालांकि मैं एग्जैक्टली जानता था यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रहे, क्योंकि सभी सॉल्ट्स का हमें पता तो होता नहीं है कि कितने हाइड्रेटेड आयंस या वाटर्स उसके साथ लगे हुए हैं, तो इसलिए आप सम टाइम इस X को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा टेक्निक था जिससे हम H2O2 को प्रिपेयर कर सकते थे। देन इसके अलावा आप 50% H2SO4 लें और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। देखिए H2SO4 जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड लेते हैं आप, तो वो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अगर डाइल्यूट लेंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, बट कंसंट्रेटेड लिए जाने पे ये इस तरह से कन्वर्ट होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जब आप, तो एनोड पे नेगेटिव आयन जाता है। ये कुछ वैसा ही सीन है। ये हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया हुआ है जहां पे एक H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव है। ये 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि एनोड पे जाएगा, और एनोड पे ये HSO4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये बना देगा HSO4 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये आपका HSO4 नेगेटिव बना है,
ये डाइमराइज हो जाएगा। अपने अंदर मोर स्टेबिलिटी लाने के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है H2S2O8 में। इस H2S2O8 में आप वाटर डाल दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO5 प्लस H2SO4 में। ये H2SO5 ये भी एक एसिड होता है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये है आपका पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, और इस पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड में फर्दर आप वाटर डालेंगे लो टेम्परेचर पे तो ये H2O2 प्लस H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये सारी रिएक्शंस जितनी भी मैं बता रहा हूं वो सब रट्टा मारने की हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं दिख रही। जितना भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट स्टिल मैं आपको ये बात रिकॉल करा दूं कि ये है प्योर रट्टाई। जैसे एक और मैं ऐसी क्लेमिंग भरी रिएक्शन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह की। ये मैं आपको एक कंपोनेंट दिखा रहा हूं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा रहा हूं। दिस इज 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल ये होता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, सिंपल एरियल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो ये भी H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा, ये साइड प्रोडक्ट बना 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन बोलते हैं। ये क्विनोल था, ये क्विनोन हो जाएगा। अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में तो वापस 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल में बदल सकता है, लेकिन आप फिलहाल H2O2 बनाने का टेक्निक देख रहे थे तो 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन किए जाने पे आपको H2O2 मिलता है। तो ये कुछ सेलेक्टेड सी 2-3 रिएक्शंस जो मैंने बताई हैं, बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से H2O2 को बनाया जाता है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें तो ये बहुत ही वीकली एसिडिक है और डाइबेसिक एसिड है। मींस H2O2 एक H प्लस को छोड़ेगा, एक और H प्लस को छोड़ेगा, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ 10⁻⁻15 के आसपास मिलेगा आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि कितना वीक एसिड है, लगभग इसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर जैसा मैच करता है। तो बहुत ही वीक एसिड की कैटेगरी है, वीक डाइबेसिक एसिड है, 2 H को छोड़ता है। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट देखें तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। मोलर मास जो है H2O2 का डिवाइड बाई एन फैक्टर। जैसे मोलिकुलर मास आप इसका देखें तो 34 बन रहा है, और एन फैक्टर मींस कितने आयोनाइजेबल है H, तो वो 2 हैं। तो इजीली आप बता पाएंगे कि 17 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो बहुत ही वीक एसिडिक होता है। देन उसके बाद आप इसका ब्लीचिंग एक्शन देखें, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये एज ए ब्लीचर एक्ट करता है। इसका बहुत ही पावरफुल ब्लीचिंग एक्शन रहता है। H2O2 जैसा कि हम पढ़ रहे थे बहुत ही जल्दी डिसोसिएट हो जाता है वाटर प्लस O में, बहुत जल्दी डिकम्पोज होने वाली बॉडी है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है और उस कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देता है। तो यही ब्लीचिंग एक्शन होता है, कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस बनाना। तो H2O2 इस तरह से एक ब्लीचर की तरह से भी एक्ट करता है। देन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर मैं आप लोगों को यहाँ इस H2O2 की बताऊं तो वो ये होगी कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर सकता है। आप यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता ही है परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन जो है वो -1 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब हो सकता है किसी रिएक्शन के अंदर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, और हो सकता है वो किसी रिएक्शन में वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ये ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हुआ तो ये -1 से 0 होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा
मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर रहा होगा। और अगर ये -1 से -2 हुआ तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन किया है, और रिडक्शन किया है तो इसका मतलब इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव किया होगा। तो हम यहाँ पे जस्ट अभी कुछ रिएक्शंस देखेंगे जहां पे हमें ये सब सीन दिखेगा। मतलब सम टाइम ऐसा हो रहा होगा कि H2O2 वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और सम टाइम ऐसा हो रहा होगा कि H2O2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर हम सोचने लग जाते हैं कि क्या हमें हर रिएक्शन को रट्टा मारना पड़ेगा। आप बुक में जाके देखें, आपको तो 20 रिएक्शन दे रखी हैं, क्या हम सबको रट्टा मार के याद रखें कि कब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और किसके सामने वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। तो देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम ये क्रैम करके हर वक्त याद रखें कि किसका ऑक्सीडेशन करता है किसका रिडक्शन। वो डेटाबेस हमारा आंसर रहता है जनरली। मतलब अगर हमें पता हो कि सामने वाला एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके साथ आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, और सामने वाला एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर्स रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं H2O2 को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो वो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये फिर वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। या मान लीजिए मैं इसको फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो फेरस सल्फेट इसके कंपैरिजन में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। तो वो कहां से पता चलेगा, तो वो तो फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद होनी चाहिए। हर एक कंपोनेंट का, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता होना चाहिए, लाइक H2O2 का भी पता होना चाहिए, और जिसके साथ आप उसकी रिएक्शन कराने वाले हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप इस आंसर को कर पाएंगे, तभी आप परफेक्टली जवाब दे पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो फिर हम क्या करें, तो हम बस कुछ लिमिटेड सी रिएक्शन, स्पेशली जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक में होती हैं, बस उन्हीं के ऊपर काम करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, उन्हीं को याद रखने की कोशिश करते हैं। अननेसेसरली ऐसे हम सैकड़ों रिएक्शन बनाते हैं H2O2 की, उन सभी को याद रखने में हमारा कतई कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, बस इतना ध्यान रखना चाहते हैं कि रिएक्शन दिखेगी तो वहां हम उसके कैरेक्टर को जरूर ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ रिएक्शंस पे नजर डालते हैं। ये रिएक्शंस देखें आप वन बाय वन। जैसे यहां देखें H2O2 ने वाटर बनाया है, मतलब रिडक्शन किया है, यानी कि ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर रहा होगा। आप देख भी सकते हैं फेरस Fe2+ से Fe3+ बना दिया इसने। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फिर सर्च करेंगे, देखने पे ध्यान से पता चलेगा Fe+2 से +3 बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है, और वाटर बन रहा है H2O2 का। तो अगेन यहाँ पे भी इसने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट किया है। यहाँ पे देखें H2O2 लिया मैंने, लेड पे 2+ था, सल्फाइड पे 2 नेगेटिव था। यहाँ पे लेड पे 2 पॉजिटिव आ गया है और सल्फर पे +6 है। तो आप देख सकते हैं -2 से +6 ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट किया होगा। हालांकि लेड का +4 स्टेट भी पॉसिबल होता है, Pb4+ भी बन सकता था, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। इतना एफिशिएंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ये कि लेड के +4 को ले आए। लेड का +4 पॉसिबल है, बट कम स्टेबल होता है। हम लोग आने वाले चैप्टर्स में इस कहानी को पढ़ेंगे कि जब 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहा है स्पीसीज, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है। तो लेड का यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होना था। ये सब रिएक्शंस जो मैंने दिखाई एसिडिक मीडियम में थी, मींस H2SO4 डाल रखा था। लेकिन आप यहाँ नीचे नेक्स्ट रिएक्शन देखें, ये बेसिक मीडियम में दिखाई है। तो बेसिक मीडियम में भी H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर सकता है। देख सकते हैं आप H2O का वाटर बन रहा है, और क्रोमियम यहाँ +3 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप यहाँ फिर दोबारा से देख सकते हैं कि H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा है। जबकि नीचे वाली 2 रिएक्शंस आप देखें तो वहां आपको पता चलेगा H2O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब H2O2 यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं, लाइक +7 से +2 या +6 से +3 बदल रहा होगा। हालांकि यहाँ साथ में वाटर भी निकलता दिखाया हुआ है आप लोगों को, तो कंफ्यूज मत होना।
ऑक्सीजन क्योंकि लिबरेट हुआ है उस पर फोकस करना। आप कहेंगे सर वाटर पे क्यों नहीं, तो एक्चुअली वो मैकेनिज्म में पता चलेगा। वाटर इन स्पीसीज से मिलके बना हुआ है, H2O2 से नहीं निकला हुआ, रिजल्टिंग इसलिए मैंने पहले उसको हाइड कर रखा था। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है कि वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर सकता है, एसिडिक मीडियम में भी एक्ट कर सकता है और बेसिक मीडियम में भी वो दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे जो समझना चाहेंगे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट है, और वो है उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या होती है उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्या उसका मीनिंग होता है और क्या हमें वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। तो हम उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोगों को पहले चैप्टर में बताया जाता था कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक होता है मास परसेंट, एक होता है वॉल्यूम परसेंट, और एक जो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मास परसेंटेज क्या होता था, जैसे सपोज ऐसे बोला गया 40% H2O2 बाई मास, तो इसका मतलब होता था 40 ग्राम H2O2 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। या वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता था, 40% H2O2 बाई वॉल्यूम, या वेट बाई वॉल्यूम भी बोल देते थे। तो उसका मतलब होता था 40 ग्राम H2O2 इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। लेकिन ये उन दोनों से अलग है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे आप मार्केट में जाएं, H2O2 किसी भी केमिस्ट शॉप पे लेना चाहें आप ले सकते हैं, उस पे कुछ वैल्यू लिखी रहती है। जैसे सपोज ऐसा कुछ लिखा मिलेगा 20V, यानी कि 20 वॉल्यूम। तो ये जो 20 वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये 20 वॉल्यूम एक्चुअली इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। क्या मतलब है इस 20V का। सपोज कीजिए आप मार्केट में गए और 20V लिखा हुआ 100 ml H2O2 ले आए, H2O2 आप ले आए, तो इस 20V का मतलब ये है कि 1 ml ऑफ दिस सैंपल, 1 ml of this sample gives 20 ml oxygen on decomposition। मतलब अगर आप इस 100 ml से 1 ml H2O2 को लें और उस 1 ml H2O2 को गर्म करें तो वो आपको 20 ml ऑक्सीजन देता है। प्लीज सी हियर, ये आपकी वो रिएक्शन है जहां पे डिकम्पोजिशन होता था। 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन को दे पाएगा। बैलेंस्ड फॉर्मेट आप देखें, यानी कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी, ये 1 मोल होता है, 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर होता है। तो एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्सीजन 68 ग्राम H2O2 से निकलती है। ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से ये 100 ml H2O2 लेके आए हैं जिसपे 20V लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला कि आप इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर दीजिए, आप इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर दीजिए, आप इसमें मास ऑफ H2O2 बता दीजिए कि इसमें मास ऑफ H2O2 कितना होगा। ये 3 चीजें मैंने आपसे पूछ ली। बस एक ही क्वेश्चन है, ये यही समझना है। उसके बाद आप करके देखिएगा, सभी तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो मुझसे ये सवाल में पूछा जा रहा है, 20V मुझे दिया गया है, 100 ml दिया गया है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे कितने मास H2O2 को यहां पे दिया गया था उस शॉपकीपर द्वारा। तो देखें, मुझे पता है 1 ml सैंपल जो ये मैं लेके आया हूं, उसका 1 ml सैंपल, मैं 100 लेके आया हूं, बट उसका 1 ml सैंपल 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन देगा। और मुझे पता है 22400 मिलीलीटर ऑक्सीजन के लिए मुझे 68 ग्राम H2O2 की जरूरत है। तो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन के लिए मुझे कितने H2O2 की जरूरत होगी। तो प्लीज सी इट वेरी केयरफुली। ये मास ऑफ H2 होगा, मास ऑफ H2O2 जो उस 1 ml सैंपल में प्रेजेंट रहा होगा। आप तो 100 ml लाए, तो 1 ml सैंपल में आपका H2O2 था ये वाला। 100 ml में कितना होगा, यानी कि जो आप लेके आए उसमें कितना होगा, तो आप इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका मास ऑफ H2O2 इन 100 ml होगा।
मैं इसको रफली एक बार x लिख देता हूं, या आप थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हैं करना चाहें तो ये कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। ये जीरोज में यहां से हटा देता हूं और ये आपका मास ऑफ H2O2 इन ग्राम होगा जो आपके उस सैंपल में प्रोवाइडेड था। मुझसे पूछा गया स्ट्रेंथ भी निकालिए, तो स्ट्रेंथ कैसे निकालूंगा? देखिए स्ट्रेंथ होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट, इस बात को याद रखें। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट स्ट्रेंथ होती है। तो आपने 100 ml में बता ही दिया कि कितना H2O2 है, तो 1000 ml में कितना होगा ये निकालना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ये आपका 1000 ml में अमाउंट आ जाएगा। ये आपका ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा कट हो रहा है ये देखिए, ये 100 ग्राम में निकाला था हमने, 100 मिलीलीटर में सॉरी। तो 1000 मिलीलीटर में क्या कर रहा हूं मैं, इसको जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000 मिलीलीटर से ये आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा ग्राम पर लीटर के अंदर। फिर मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो आप लोग याद करें इक्विलिब्रियम के अंदर मैं आपको ये बता के आया था कि स्ट्रेंथ जो होती है वो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है। और इक्विवेलेंट वेट H2O2 का क्या है वो आप इजीली जज कर चुके हैं। 17 निकाला था मैंने 34/2 करके, n फैक्टर 2 था इसका। तो जो स्ट्रेंथ आपकी आई है उस स्ट्रेंथ को आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2। बस इसी तरह के क्वेश्चंस है। आप बस ये समझिए 20V का क्या मतलब है। 1 ml सैंपल में 20 ml ऑक्सीजन निकलने वाला है। आपको वो 100 की बजाय 50 दे देता, 30 दे देता, आप उसमें मास निकाल लेते। फिर 1000 ml में जो अमाउंट होती वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है और अकॉर्डिंगली नॉर्मेलिटी निकाल सकते थे। क्योंकि आप यहाँ H2O2 का उस सैंपल में मास निकाल चुके थे, तो आप उस मास का नॉर्मेलिटी निकालने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते थे। लाइक आप देखें यहाँ पे मैंने नॉर्मेलिटी अगर सपोज निकालनी है तो नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला रहता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये रहता है। तो आपको वॉल्यूम पता था 0.1 लीटर है, मास आप कैलकुलेट कर चुके थे उसके अंदर कितना है, और इक्विवेलेंट मास 17 होता है। तो आप वहां से भी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई नई लंबी चौड़ी परिभाषाएं नहीं है, आप सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये सारा का सारा पार्ट हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का था स्पेसिफिकली। एप्लीकेशंस, रोल्स, रिएक्शंस ढेरों लिखी हुई हैं, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे केमिस्ट्री में पढ़ते जाएंगे तो वहां सामने आएंगी। लाइक जैसे बेंजीन के अंदर H2O2 डालते हैं तो वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है, या इथीन के अंदर H2O2 डालते हैं तो वो इथीन ग्लाइकोल बनाता है। हमें वो यहाँ आज रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। जब कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे सामने आएंगी और जो आएंगी उन रिएक्शंस को हम वहां पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हाइड्रोजन किस दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूंद साबित होगा, अभी वेट है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, और लगातार ट्राई किया जा रहा है कि इसको एज ए फ्यूल यूज किया जा सके। हमारे पास कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स भी आती हैं। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स में एक्चुअली हाइड्रोजन को कंबस्ट किया जाता है और वाटर फॉर्म होता है एक साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में, और बहुत ज्यादा एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है, जो आई थिंक क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से हम अपने सराउंडिंग में उसको यूज नहीं कर रहे। बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स में जनरली इसको यूज किया जाता है। जो स्पेस एक्सप्लोरर हैं, स्पेस में जाते हैं, वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की नीड को इस हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करके पूरी करते हैं। तो लिमिटेड सा अपने एनसीईआरटी के पैकेज को देखते हुए आप हाइड्रोजन के बारे में ये सारी बातें समझें, और एक्सेसिव इधर उधर से सारी रिएक्शंस को क्रैम करने की कोशिश ना करें। ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट हाइड्रोजन का ओवर हो जाता है। क्वेश्चंस पे काम करें, स्पेशली जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दिख रही हैं आपको एनसीईआरटी के पैकेज पे, उनको सभी को लर्न और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हर तरह के एग्जाम्स पे वही रिएक्शंस आपके सामने नजर आ रही होंगी, इसको अच्छे से कीजिएगा। गुड बाय।